सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक दिस साइड और विजय है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से पाठशाला के चैनल पे। सोशियोलॉजी की नई सीरीज चल रही थी, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोबारा बोल रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, और साथ में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाइव स्टार्ट होने वाली है। हम लाइव डिस्कस करेंगे सभी लोगों से 1 मार्च से, तो सभी लोग सुबह ज़रूर मिलिएगा, लाइव सेशन जल्दी चलेगा और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में सेकंड टर्म में आने वाले हैं। सो हाल फिलहाल कम टू द पॉइंट, चेंज एंड द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम बात कर रहे थे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में हमने पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है और अगर आप हमारे साथ चैनल पे अभी तक जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पे तो जरूर जुड़िएगा, जल्द से जल्द जुड़िएगा। पेपर आ चुका है, रॉक करना है हमें पेपर के अंदर, तो दैट इज वाई जरूर जुड़िएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर में हमने पहले वाले पार्ट में बात कर ली थी किस तरीके से, अगर आपको याद हो इंडस्ट्री हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर कि कैसे कैसे डेवलप हुई, फलाना ढिमकाना हमने पढ़ लिया था काफ़ी हद तक चीज़ों को। अब हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सेकंड पार्ट के अंदर। ऑफ कोर्स इंडिया के पास 2 टाइप के ऑप्शन थे, आज़ादी ली उन्होंने कहा कि अपनी इंडस्ट्री को कैपिटलिस्ट बेस्ड बनाए या सोशलिस्ट बेस्ड बनाए। हमारा पार्ट 2 जो था, वो पार्ट 1 जो था वहाँ पे आके खत्म हुआ था। फिर मैंने कहा कि पार्ट 2 के अंदर आगे चलेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया में बात कर सकता हूँ 1950 के बाद की बात। अब 1950 में इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि 1950 में हमें अच्छी तरीके से पता है कि इसके बाद ही तो हमने कुछ रणनीति सोची होगी, इसके बाद ही हमने कुछ सोचा होगा कि इंडिया के अंदर 1950 में कुछ डेवलप होगा। लेकिन अगर हम बात करें जस्ट 1950 के बाद की, तो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, यानी कि उद्योगीकरण, उसका जो अनुभव है कई मायने में पश्चिमी मॉडल की तरह अलग है। अगर आपको पता हो, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कहा कि जो उनकी वेस्टर्न कंट्री का स्टार्टअप है ना, वो स्टार्टअप ही ऐसा है जबरदस्त वाला, जैसा आज की डेट में भी हमारे इंडिया में लोगों के पास नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि छोटे मायने में एक छोटे लेवल पे एक फैक्ट्री लगा लेना। मतलब हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है, टूटा फूटा बेचारा मरा हुआ, समझ रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे इंडिया की। लेकिन स्टार्टअप की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, बहुत बड़ा पैसा लगता है, विच इज वी डोंट हैव ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे भी हमारे पास पैसा नहीं था और आज़ादी के बाद भी सही मायने में हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ऐसे ही शक्ल में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बाहर की कंट्री की बात करूँ ना, बाहर की कंट्री में अगर ये बंदा चाय भी बेच रहा होगा ना, तो उनका वेस्टर्न मॉडल इतना खतरनाक होगा कि कैपुचिनो बना के बेच देगा वो बंदा, है ना। तो दैट इज वाई दिस इज नॉट सिमिलैरिटी विद द वेस्टर्न कंट्री। पश्चिमी देशों के साथ हम लोग कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। 1950 के बाद उद्योग लगने चालू हुए, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग ही लगा पाएंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो इंडस्ट्री बना सकते हैं। आपके और मेरे जैसा बंदा, नॉर्मल बंदा जो है ना, वो इंडस्ट्री कभी लाइफ में नहीं बना पाएगा। वो बनाएगा तो ऐसे स्टार्टअप से शुरू करेगा जो स्टार्टअप देर करे, और वेस्टर्न कंट्री का बंदा शुरू करेगा तो ऐसे स्टार्टअप से शुरू करेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब अगर हम बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग, शुरुआती समय में अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर शुरुआती समय से ऐसा था कि ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर पर ध्यान देते थे। सर्विस सेक्टर पे ध्यान देते। जब भी वहाँ गूगल बना, फेसबुक बना, यूट्यूब बना, इंस्टाग्राम बना, व्हाट्सअप बना, सब वही बना, हमारे इंडिया के अंदर नहीं बना, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क, मतलब किस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। डेवलप कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो वो सर्विस पे काम करते हैं, वो सर्विस पे, खेती पे कम काम कर रहे हैं। लेकिन अपना बात कर ले, अपनी कंट्री की बात कर ले, तो नंबर ऑफ रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड हमारी कंट्री के अंदर जो है, मतलब डेवलप कंट्री के अंदर जो है, वो फॉर्मली काम कर रहे हैं। बस वो नॉर्मली अपने इनोवेशन पे, सर्विस पे काम करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 50% से ऊपर पॉपुलेशन जो है, ऑफ कोर्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ही नहीं। 14% ऑफ द पॉपुलेशन जो है रेगुलर सैलरी बेस्ड काम कर रही है। 30% जो लोग हैं कैजुअल लेबर है। अब बेचारे कहाँ स्टार्टअप के बारे में सोच पाएंगे, कहाँ आप इनको सोच रहे हैं, है ना। और इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स हमें हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो इंडिया के अंदर 90% या मैं रेशियो ले लूं 85%, अबे ऑफ कोर्स लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो सर्विस पे कहां से बात करेंगे। यहाँ का किसान इतने सालों से एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है लेकिन फिर भी भूखा मर रहा है, समझ रहे। तो ये चीज बहुत दिक्कत वाली बात है। सर्विस वाले में तो बाद में जाएगा वो,
तो इसीलिए ये लोग सर्विस सेक्टर पे फोकस ना करते हुए डेवलप्ड कंट्री अपने सर्विस सेक्टर पे फोकस करती है, और नॉन डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो एग्रीकल्चर और छोटे मोटे स्टार्टअप पे काम करने की कोशिश करती है। तो इतना डिफरेंट है, इसीलिए इनके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर और साथ में क्या कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जीता जागता एग्जाम्पल है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाय की दुकान आज लगी है तो आज कमाई कर लेगा, कल बारिश हो गई ओले पड़ गए तो ऑफकोर्स चाय की दुकान खुली नहीं पाएगी। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत सही स्टार्टअप्स है, कहीं है इसकी दुकान जहाँ पे लोग आके विजिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं तो वहां, लेकिन ऐसा बंदा कैसी अनऑर्गेनाइज है, जिस दिन काम करेगा उस दिन पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ स्टार्टअप की बात सोच सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इतना आपको समझ के चलना है। तो इसी वजह से हमारी इंडिया के अंदर मैं कहूं तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर 60% लोग, ये सर्वे ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2021 का सर्वे मैं नहीं कह सकता, 2011 का सर्वे है कि 60% एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, 17% सेकेंडरी सेक्टर में, 23% टर्शियरी सेक्टर में। अब आपके और मेरे जैसे भाई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब पे थोड़े बहुत आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सर्विस सेक्टर में धीरे धीरे जा रहे हैं, पर हम उतने बड़े लेवल पे नहीं है। ह्यूज जाइंट बैठे हुए हैं जो बहुत कुछ दूर दराज की चीजें सोच के बैठे हुए है ना, वो बैठे हुए वो काम कर रहे हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे होगा नहीं वैसे होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन इंडिया ड्यूरेशन दिस टाइम पीरियड पे 2011 का डाटा 2019 के बता रखे कितने लोग सेल्फ थे, फिर रेगुलर थे, फिर कैजुअल लेबर बन गए, और 1972 में कैसा था, 2018-19 के अंदर कैसा था, इसमें दिखाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे संगठित क्षेत्र में इतने छोटे आकार के सामाजिक न्याय क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर आज भी स्मॉल स्केल वर्कशॉप है, ज्यादा लोग बड़े स्केल पे काम कर नहीं पाते हैं। बहुत ही इंडिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको जॉब का अच्छा खासा बेनिफिट है, बेचारों के पास पैसा नहीं है तो जॉब भी नहीं है, जॉब का अच्छा बेनिफिट नहीं तो स्टार्टअप के बारे में सोच नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे कम लोग हैं इंडिया के अंदर जो एक यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये लोग उस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। तो भारत के शुरुआती समय में अगर हम देखें तो इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ था, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर फील्ड था हमारे देश में, तो इंडिया ने कॉटन, जूट, कोल माइंस और रेलवेज, इन सभी की इंडस्ट्रीज पे काम करा। तो कॉटन के लिए तो काम इसलिए करा क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आए थे इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, हमें पता है अच्छी तरीके से। ब्रिटिशर्स आए थे तो कॉटन उन्होंने बनाया, जूट उन्होंने बनाया, कोल इसलिए क्योंकि हमारे पास रिजर्व काफी अच्छा है, रेलवेज के ऊपर काम इसलिए करा हमने क्योंकि अंग्रेज छोड़ के चले गए। तो आज़ादी के टाइम पीरियड में हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस थी, इसलिए हमने इसको बनाने की कोशिश करी। अब इंडिया ने क्या करा कि सोचा कि ऐसा कर सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज को बनाने की बात करी जाएगी तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरी तरीके से सारा कुछ कैपिटलाइज कर दें, पूंजीपतियों को दे दें और सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा, और या तो हम सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख लें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो अपने पास रखें और उन्हीं के ऊपर इंडस्ट्रीज में काम करें। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम लोग मिक्स इकोनॉमिक अपनाएंगे। मिक्स इकोनॉमिक, आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक के लेक्चर्स में आपको मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर में क्या बात हो रही थी। इकोनॉमिक्स के लेक्चर में क्लियर बोला गया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो सरकार के अंडर में होंगे, रेलवेज, उसके बाद से कहते हैं टेलीकॉम, उसके बाद बहुत जो इंडस्ट्रीज है लोहे से रिलेटेड वो सब, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम प्राइवेट को दे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग, कि सरकारी हाथों में और प्राइवेट हाथों में दोनों चीज चलती रहेंगी तो बैलेंस बना रहेगा, तो उसे हम मिक्स इकोनॉमिक के नाम से कहेंगे। तो मिक्स इकोनॉमिक इस तरीके से काम करती रही, और ऑफ कोर्स मिक्स इकोनॉमिक हमारी कंट्री के अंदर अभी भी है। लेकिन द गवर्नमेंट ट्राई टू इंश्योर थ्रू द लाइसेंसिंग पॉलिसी इंडस्ट्रीज वर स्प्रेड इन द डिफरेंट रीजन। अब सरकार ने कहा कि मिक्स इकोनॉमिक तो है, मोस्टली कंट्रोल सरकार का होगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो इस तरीके से समाज बदलता चला जाएगा। लेकिन सारा कुछ सरकार नहीं कर सकती, सरकार के हाथों में 1960 से लेकर 1990 तक 30 साल दिया हमने, तो हॉस्पिटल, पेट्रोल, शिक्षा, सारी चीजें घुसती चली गई धरती के अंदर। तो सरकारी हाथों में जो चीज़ें होती हैं वो उस तरीके से काम नहीं करती है, पर प्राइवेट हाथों में जब चीज़ें जाती हैं तो ऑफकोर्स वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लगती हैं। तो इसलिए सरकार ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अगर मिक्स इकोनॉमिक अपना रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाने की सोच रहे हैं या दूसरे रीजन में बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन सभी लोगों को लाइसेंस दे दें और लाइसेंस के हिसाब से, परमिट के हिसाब से इंडस्ट्रीज चलनी चालू। तो इस तरीके से प्राइवेट जो था वो चला, और ऑफ कोर्स बहुत सारे प्राइवेट सपोर्टर्स ने ये कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स उससे यही होगा कि वो सपोर्ट करने लग जाएंगे तो कुछ पूंजीपति वर्ग हैं जो है वो अमीर हो जाएंगे, है ना, ये है ही सच बात। लेकिन ऑफ कोर्स ये कहा गया कि जो सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि उनको लाइसेंस मिलना चाहिए और परमिट मिलना चाहिए तो वो काम करेंगे, जबकि जो सपोर्टर्स क्या कहते हैं सरकार के हित में, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बाहर की कंट्रियां हैं, जैसे मान लो एप्पल आना चाहती है, वो इंडस्ट्री लगाना चाहती है,
अगर उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे हम लोग तो ऑफकोर्स जो फॉरेन कंट्री का जो हमारे को पैसा मिल रहा है हमें वो नहीं मिल पाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे पास नहीं आ पाएगी, इंडिया के अंदर जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जो उसको इम्प्रूव कर सकती है कंपनीज को वो नहीं आ पाएगी, बाहर की कंट्रियाँ आएगी तो फिर जो हमारी इंडिया की कंट्रीज है उनको कंपटीशन फील होगा, उन्हें पता चलेगा कि हम कितनी ख़राब सर्विस दे रहे हैं तो वो लोग उस पर काम करेंगे, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें चल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन बहुत होता है, इनसफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, भ्रष्टाचार बहुत है, क्षमता ज़्यादा है नहीं सरकार के हाथों में, आपको पता है जिसकी सरकारी नौकरी होती है वो कुछ वैसे ही नहीं करता है। तो ये सारे रीज़न बहुत बन जाते हैं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग काम नहीं करते हैं, पर मोस्टली ऐसे देखेंगे कि सरकार के हाथों में जो चीज़ें आती जा रही है, सरकारी दामाद बनने के बाद सब कुछ ना कुछ समझने लगते हैं अपने आप को। अब अगर हम इंडिया से पहले की बात करें तो इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया मतलब जब मैं कह सकता हूं कि इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारी इंडस्ट्री मद्रास, कोलकाता और चेन्नई इधर के इलाकों में ज़्यादा डेवलप हो रखी थी इंडस्ट्रीज। और जब अंग्रेज नहीं थे तो उससे पहले हमारे पास क्या कहते हैं बेंगलोर, उसके बाद पुणे एंड राजकोट, फरीदाबाद, बड़ोदरा और यहाँ पे क्या है कोयम्बतूर, ऐसे इलाकों में क्या कहते हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो लगी हुई थी। अब ये क्यों थी ऐसा, ये आपको पास्ट में रीज़न पता होगा। मैं पास्ट में रीज़न क्या बता रहा हूँ क्योंकि जब हमारे इंडिया में क्या कहते हैं मुगलों का शासन था तो मुगलों ने क्या करा था कि जहाँ जहाँ पे उनका कंट्रोल था तो उधर उधर के इलाकों में इन्होंने अपना क्या कहते हैं कैपिटल्स बनाई थी, राजधानी बनाई थी, नोबल्स लोग वहीं रहते थे। ये तो इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इधर के इलाके डेवलप थे तो रीजनल कैपिटल डेवलप थी, इसलिए लखनऊ, हैदराबाद, श्रीपट्टनम, पुणे, नागपुर, बड़ोदरा, तंजवीर, कोयम्बतूर इधर के इलाके ज़्यादा डेवलप थे क्योंकि यहीं पे मुगल लोग जो हैं वो बसे हुए थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो ऑफकोर्स वो कोस्टल लाइन के पास आके बसे, तो इसलिए पौंडीचेरी, मसूलीपट्टनम, मद्रास और यहाँ पे पणजी, ये देख सकते हो कब कब ये लोग हमारी कंट्री के अंदर आए। तो जो पहले इधर के इलाकों में इंडस्ट्रीज बसी हुई थी वो कोस्टल लाइन बेस्ड इंडस्ट्रीज बसनी चालू हो गई। अब इसके पीछे मैंने आपको जब 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाई होगी तो मैंने बताया था कि किस तरीके से न्यू इकोनॉमिक कैपिटल बने थे, क्योंकि अंग्रेज लोग इन सारी जगहों को दोबारा से बसाना चाहते थे और इन 3 जगहों को फिर मद्रास, कोलकाता और बंगाल उधर के इलाके बहुत दोबारा से डेवलप होने चालू हो गए। तो ये अब यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है ऑफकोर्स वो कोशिश तो कर रही है कि जब आज़ादी हुई थी तो कोशिश करा उसने पेपर, वुड प्रोडक्शन, स्टेशनरी, ग्लास, उसके बाद सिमेट्रीज मतलब है, तो ये चीज़ें जो थी डेवलप हो रही थी। सरकार ने कहा कि इनिशिएट देंगे हम लोग, इनको पैसा देंगे और ये डेवलप हो। लेकिन ऑफकोर्स हमारी कंट्री के अंदर दिक्कत हो रही थी। बाद में हमने 1991 के बाद जाके अपनी कंट्री के अंदर LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको अपनाया और उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज और तेज़ी से बूम होने लग गई और फिर हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से हटके दूसरे और उद्योगों पे फोकस करने लगे। तो हमें पता है कि हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज पहले हुआ करती थी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हुआ करती थी, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होने के लिए हमें पैसा चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसीलिए फिर हमने LPG अपनाया 1991 के अंदर। अब ये ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको पता होगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जिसमें घर के ही लोग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, नॉर्मली चीज़ें बना ली जाती है इसके अंदर, जो सरकार इसकी मदद करती है आज भी, है ना। जैसे कि लोग घर में वो बना रहे हैं, खाट बना रहे हैं या पावा बना रहे हैं, या कुम्हार लोग मटके बना रहे हैं, गुल्लक बना रहे हैं, तो ये लोकल होता है, इसमें ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए, तो सेमी लेबर्स भी इसमें चल जाती हैं, लोग पढ़ा लेते हैं, लोग क्या कहते हैं सिलाई का काम कर लेते हैं, घर की महिलाएं हैं वो सारे लोग काम कर लेते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। लार्ज बेस इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे हमें बाजार चाहिए, लेबर अच्छी चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, रॉ मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसलिए हमें बाहर की कंट्री से रूबरू होना पड़ा और इंडस्ट्रीज़ को हमने सेटअप करा, है ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसमें चेंज और डेवलपमेंट हम देख रहे थे। ऑफकोर्स यहाँ पे R&D बहुत बड़ी टीम होती है, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। तो वीडियो में इतना ही है और अगले पार्ट में जब आपको समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट, ये जो सोशलॉजी है वो आपको पास्ट सिनेरियो से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जल्दी लाइव सेशन में कल से स्टार्ट होगा, तो अपना वोट ज़रूर डालना मत भूलिएगा, ज़रूर डालिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो।